हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आज का जो लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम आपको प्रॉपर तरीके से कम समय में करा रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट वन शॉट में ये लेक्चर करा रहे हैं आपको। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारा समझ में आएगा और सारी कुछ आपको प्रॉपरली इसके नोट्स से मिल जाएगा। आपको वही रिवाइज करना है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, इस वीक में हम इसको सीरीज को फिनिश कर देंगे। आप में से जो भी बच्चे सीरीज के साथ बने हुए हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बात तक रुकते नहीं है। रीजन क्या है, उनको नई नई जगह जाकर नया कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि वो मेहनत की बात करते हैं। कम से कम मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जब हम ये कहते हैं कि बेटा आपको मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। एक सीट आपको चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या उस एक सीट के लिए आप मिनिमम मेहनत कर सकते हो? मैं एग्जांपल से बताता हूं। आपके मैसेज आते हैं कि यार सर मुझे बताओ मिनिमम कितनी घंटे पढ़ना चाहिए, मिनिमम कितना रिवाइज करना चाहिए, मिनिमम कितने टेस्ट देने चाहिए। जो आपको एक सीट चाहिए ना, वो आपको ऐसे नहीं मिल रही है कि एक मिनिमम मार्क्स लाने से मिल रही है। नहीं, आपको किसी से वो छीननी पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी उस सीट पर कोई बैठा है ना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीट खाली नहीं जा रही है बेटा, ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है ना कि 500 नंबर सब लोग ले आएंगे, उनको सीट मिल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपना एफर्ट बढ़ाओ, मिनिमम की बात मत करो, मैक्सिमम जितना कर सको। सीट मिलने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जरूरत है, मिनिमम की जरूरत नहीं है। क्लियर है इस बात को? सही है, चालू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में क्या क्या है आपको पता है। चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्लासिफिकेशन से। ठीक है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, पर कम समय में पढ़ा दूंगा इसको। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें मोनेरा की, जो किंगडम्स दे रखे हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। फिर हम बात करेंगे इसमें प्लांटेई की, फंजाई की। और फिर ऐसे कुछ ग्रुप जो किसी किंगडम में नहीं आते। कौन कौन से हैं वो वायरस है, वायरॉइड है, प्रायोन्स है, माइकोरिजा। तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप है जो किसी किंगडम में नहीं है। सम ग्रुप नॉट इन एनी किंगडम, इनकी हम बात करने वाले हैं। यस और नो? ठीक है सर, चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में लेना है वो ये है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आपको सारा समझ में आएगा। सुने ध्यान से। जैसे अगर आप बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफिकेशन की गई, शुरुआत की क्लासिफिकेशन कैसी थी? जरूरत बेस्ड थी। मतलब हमारे हिसाब से खाना किससे मिल रहा है, शेल्टर किससे मिल रहा है, इन पर आधारित हमारे पास थी। मेरी बात समझ पा रहे हो? इन पर आधारित थी। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है बेटा, जो क्लासिफिकेशन है वो जरूरत पर नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अर्लियर वाली तो नीड पर थी। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक मतलब कि कोई आधार बना के की गई, वो करी थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या किया था? प्लांट को क्लासिफाई किया था हर्ब में, श्रब में और ट्री में। उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए कैरोलस लिनियस। उन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल के आधार पर दो बड़ी किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटेई और एनिमेलिया। जिनके अंदर सेल वॉल थी उनको प्लांटेई में रख दिया। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया को भी रख दिया, फंजाई को भी रख दिया, और फिर मेरे पास एल्गी तो थी ही, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सबको प्लांटेई में रख दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन किसने किया है? एरिस्टोटल ने। उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब में, श्रब में और ट्री में। दूसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है किंगडम वाला, किंगडम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया है? वो किया है किसने? कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने बेसिस क्या रखा? सेल वॉल रखा। अब उन्होंने जो बेसिस रखा ना, सेल वॉल रखा, तो जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन पर हमें दिमाग रखना है। पहला फीचर ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन थी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर पर बेस थी। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा, ये इतनी ज्यादा मतलब इसमें कमियां थी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ रख दिया गया। जैसे अगर आप देखो ना, साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, उसको यूकैरियोट के साथ रख दिया गया। उसके अलावा आपको देखोगे ऑटोट्रॉफिक प्लांट को फंजाई के साथ रख दिया गया। इस तरीके की चार चीजें की गई, जैसे लेस डिफरेंशिएटेड को मोर डिफरेंशिएटेड के साथ, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ। तो बहुत लंबे समय तक पाया गया कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनएडिक्वेट है। अब क्या हुआ? फिर बेटा इसके बाद आती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर क्या आती है हमारे पास? थ्री किंगडम आती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। फोर किंगडम भी आपके सिलेबस में नहीं है, पर एनसीईआरटी ने ये बोला है कि सबसे पहले किंगडम वाले में टू किंगडम आई, जो लीनियस नहीं थी, जिसका बेस आधार सेल वॉल था।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइनोबैक्टीरिया फंजाई को प्लांटाई में रख दिया जो लंबे समय तक इनएडिक्वेट थी। इसके बाद जितनी भी किंगडम बनाई गई, जितनी भी नई किंगडम्स बनाई गई, उन नई किंगडम्स में प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहे, लेकिन हमारी समझ बदल गई। कैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? एनसीईआरटी क्या कहती है कि प्लांट और एनिमल किंगडम वही रही, हमारी समझ बदल गई। समझ कैसे बदल गई मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में समझ रहे थे कि फंजाई जो है वो प्लांटाई में है। 3 किंगडम में उसको प्लांटाई से निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा नाम का ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे प्रोकैरियोट रख दिए। तो प्लांटाई में पहले फंजाई थी 2 किंगडम में, 3 में नहीं थी, 4 में फिर से आ गई। तो हमारी समझ कि प्लांट किंगडम में कौन से मेंबर्स आते हैं ये बदला है। तो एक बार रिपीट कर दूं दोबारा से सारा। अर्लियर जो था वो नीड बेस्ड था, शेल्टर है, खाना है, इसके आधार पर। फर्स्ट साइंटिफिक दी है एरिस्टोटल ने, जिन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया, हर्ब, श्रब, ट्री और एनिमल्स को क्लासिफाई किया विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। फिर हमारे पास आ जाते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन के। 2 किंगडम किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया है। उसका बेसिस उन्होंने सेल वॉल बनाया है। 4 ड्रॉबैक हम कहते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ रखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक को साथ रख दिया और लेस डिफरेंशिएटेड को मोर डिफरेंशिएटेड के साथ रख दिया। तो लंबे समय तक माना जा रहा था कि ये किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट समझ में आता है, प्रॉपर नहीं है, ऐसा माना जा रहा था। उसके बाद हमारे पास क्या आती है बेटा? 3 किंगडम, 4 किंगडम। एनसीईआरटी लिखती है आगे के किंगडम्स में हमारी समझ प्लांट और एनिमल किंगडम को लेकर बदली है। तो मैं अब ये स्लाइड पर जो भी है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा आपका, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास क्या है कि अर्लियर जो थी वो नॉन साइंटिफिक थी, साइंटिस्ट का नाम नहीं पता, किस पर बेस्ड थी? नीड पर, यस और नो। और अकॉर्डिंग टू फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, कपड़े के हिसाब से ऐसे इसको बांट दिया गया। पहला साइंटिफिक एरिस्टोटल ने किया है विद आरबीसी और मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब पे। उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब में, श्रब में, ट्री में, एनिमल्स को विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? लीनियस ने। उन्होंने सेल वॉल के आधार पे किया। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट पहला ड्रॉबैक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर साथ रखा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को साथ रखा और लेस एडवांस थैलस को मोर एडवांस, मतलब जिनके पास थैलस था उनको प्रॉपर रूट स्टेम लीफ वालों के साथ रख दिया। अब यहां पर क्या हुआ बेटा? प्लांटाई में फंजाई भी रख दिया, बैक्टीरिया भी रख दिया, क्योंकि इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, इस वजह से। एनिमल्स में प्रोटोजोआ रख दिए, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यस। अब क्या आता है? 3 किंगडम दी है हैकल ने, 4 किंगडम दी है कोपलैंड ने। बेसिस नहीं पढ़ने आपने। प्रोटिस्टा में उन्होंने बैक्टीरिया और फंजाई को डाल दिया और 4 किंगडम में उन्होंने मोनेरा बनाया जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल थे। क्या बोर्ड पे लिखा हुआ आपको सारा याद हो जाएगा? आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से 3 बार रीड करके याद करना है। क्लियर है बेटा? मैं शॉर्ट में इसलिए भी कराना चाह रहा था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बहुत डिटेल लेक्चर 6 घंटे का नहीं पढ़ना आपको इसको। पहली स्लाइड क्लियर है? कोई दिक्कत हो एक बार पॉज करके एक बार रीड कर लो, पॉज करो, रीड कर लो प्रॉपरली, बस। ठीक है, आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 2 किंगडम के बाद हम बात करते हैं 5 किंगडम। किसने दी थी? किस साइंटिस्ट ने? देखो 5 किंगडम को पढ़ना कैसे होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम, क्या नाम है? व्हीटेकर। क्या ईयर है सर? 1969 पर उन्होंने क्या दी थी? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने बेसिस क्या रखा? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मैं रिपीट कर देता हूं, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना? आपको याद आ रहा है? थैलस स्ट्रक्चर, है ना? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बनाई गई। सबसे पहली किंगडम रखी गई मोनेरा। मान लो मोनेरा में किसको रखा गया? जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे सबको मोनेरा में रख दिया गया, चाहे बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, सबको मोनेरा में रख दिया गया। दूसरी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा आ गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में हमारे पास कौन सा आ गया? प्रोटिस्टा आ गया। अब आपको यहां पर एक खास बात याद रखनी है कि हम पढ़ने के लिए स्पाइरोगैरा और क्लमाइडोमोनास को ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं, पर क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, आप समझो ध्यान से, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है 5 किंगडम के हिसाब से नीट में क्वेश्चन आएगा।
5 किंगडम के हिसाब से आपके पास किसमें है, वो हमारे पास किसमें प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है बेटा, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। तो 5 किंगडम के हिसाब से ये हमारे पास किसमें प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ अमीबा जिसको एनिमल किंगडम में रखा गया था, अब उसे हम प्रोटिस्टा में मानते हैं। अब फंजाई में किसको रखा गया, जिनके पास सेल वॉल होती है काइटिन की, उनको रखा गया। प्लांटेई में सेल वॉल होती है सेलुलोज की, और एनीमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं होती। क्लियर है। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई। आप समझिए ध्यान से, एनसीईआरटी लिखती है कि अर्लियर क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया प्लांटेई में था, लेकिन उसको निकाल कर अब हम किस में रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं। तो याद रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है नीट में, मान लो मेरे साथ बोलेंगे, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे मतलब हमारे पास क्लोमाइडोमोनास किस किंगडम में है, तो आप लिखेंगे प्रोटिस्टा। क्लियर है। पढ़ने के लिए भले ही उसको एल्गी में पढ़ा दिया जाता है, पर वो किस में आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आप मेरे साथ बताइए, सबसे पहली किंगडम है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर मेरे पास क्या है बच्चे, फंजाई है, यस और नो, फिर मेरे पास प्लांटेई है, और मेरे पास एनीमिलिया। अब ये हमारे पास किंगडम्स बन गई। अब जरा सोचना ध्यान से, ये जो मोनेरा है इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सब आ रहे हैं। इसमें मेरे पास प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 किंगडम जो है ये यूकैरियोटिक है, ये दोनों मेरे पास यूनिसेलुलर है। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेलुलर। इसमें मेरे पास लूज टिश्यू होता है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन होता है, इसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम मिलता है, एनीमिलिया। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें टिश्यू मिलता है, फंजाई, प्लांटेई और एनीमिलिया, 3 किंगडम है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो ध्यान से सुनेंगे। मोनेरा में मेरे पास ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलता है। सेम प्रोटिस्टा में फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होती है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, और प्लांटेई जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो 2 ऐसी किंगडम है जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलता है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक पूछा जाए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई। हेट्रोट्रॉफिक पूछा जाए तो 1, 2, 3 और 4। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ओनली ऑटोट्रॉफिक पूछे, मतलब सिर्फ फोटोसिंथेटिक पूछे, तो मेरे पास प्लांटेई आएगा। क्या यहां तक क्लियर है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरा में क्या है बेटा, मोनेरा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ अमीनो एसिड है। प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल है कुछ में। फंजाई में किसकी है, काइटिन की। प्लांटेई में किसकी है, सेलुलोज की। किसकी है, सेलुलोज की। और एनीमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं है। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, यूनिसेलुलर कितनी किंगडम है, 2। यूकैरियोटिक कितनी किंगडम्स है, 4। ठीक है। टिश्यू कितनी में है, 3 में, फंजाई, प्लांटेई, एनीमिलिया में। याद हो जाएगा, यस और नो। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम सिर्फ किसमें, एनीमिलिया में। सेल वॉल किसमें है, मोनेरा में, कुछ प्रोटिस्ट में, फंजाई में और प्लांटेई में। फंजाई की सेल वॉल काइटिन, प्लांटेई की सेलुलोज, मोनेरा की बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स है। ठीक है, याद रहेगा। और हमारे पास प्रोटिस्टा में लिखा हुआ है कुछ में, किस में नहीं होती, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोआ में नहीं होती। क्लियर है यहां तक। यहां तक क्लासिफिकेशन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्लियर है। मैं एक बार 5 किंगडम को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बेटा, उसमें हमारे पास किसको आधार बनाया गया था, आप देख लें ध्यान से। किसको हमारे पास आधार बनाया गया था 5 किंगडम में, हमारे पास जो बेस बनाया गया था, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक। यस और नो, यस और नो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास स्पाइरोगेरा किस में है, बात कर लेते हैं बेटा। स्पाइरोगेरा हमारे पास किस में है, बात कर लेते हैं। 5 किंगडम में हमारे पास स्पाइरोगेरा किस में है, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। यस और नो, यस, प्रोटिस्टा में आ जाएगा, नहीं प्लांटेई में आएगा। स्पाइरोगेरा तो फिलामेंटस है ना बेटा, तो ये किस में आ जाएगा, प्लांटेई में आ जाएगा। यस, और ये किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोकैरियोट है, तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है। यस, ठीक है, क्लियर है। इनमें से कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है। यूकैरियोटिक जो है ये नहीं है। ये 4 किंगडम मेरे पास यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर सिर्फ 2 किंगडम है, बाकी की सारी मल्टी सेलुलर है। तो इसका मतलब ये दोनों मल्टी सेलुलर नहीं है, ये 3 मल्टी सेलुलर है। सेल वॉल मेरे पास मोनेरा में प्रेजेंट है, यस,
और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। क्लियर है? सेल वॉल मेरे पास मोनेरा में प्रेजेंट है और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई प्लांटेई एनिमिलिया में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें प्रोटिस्टा में कुछ में है, फंजाई में यस काइटिन की है, प्लांटेई में यस किसकी है, सेलुलोज की, और एनिमिलिया में नहीं है। इसमें क्या है बेटा, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। यस, प्लस क्या है, अमीनो एसिड है। यस, अब इसमें देखो न्यूट्रिशन क्या था, ऑटो प्लस हेट्रो, इसमें दोनों तरह का होता है, कीमो भी आ जाता है इसमें, इसमें भी ऑटो प्लस हेट्रो है। फंजाई में ओनली हेट्रो होता है बेटा, प्लांटाई में ओनली ऑटो होता है, और इसमें बेटा हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक है, और एनसीईआरटी लिखती है सैप्रोफिटिक भी, ऐसा लिखती है। यस, सैप्रोफिटिक लिखती है। ठीक है, अब क्या आता है बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, कार्ल वूस ने। उन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 3 डोमेन, 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया, जिसे डोमेन कहते हैं। पहला डोमेन आर्किया है, जिसमें एक किंगडम आ जाएगी, मान लो आर्की बैक्टीरिया। यस, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा मेरे पास यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया एक और डोमेन है, उसमें मेरे पास यू बैक्टीरिया आ गया। यू कैरियोट्स में टोटल हमारे पास 4 किंगडम आएंगे। तो आपको ये समझना है कि ये जो मोनेरा नाम की किंगडम है 5 किंगडम में, उसको तोड़कर 2 अलग अलग किंगडम बना दी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। कार्ल वूस ने लाइफ के 3 डोमेन बनाए थे, और 2 डोमेन ऐसे हैं जिसमें एक एक किंगडम है, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और एक यू कैरियोट वाली जो डोमेन है उसमें 4 किंगडम है। क्या यहां तक क्लियर है? आपको बता दीजिए, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम यहां से आगे जाएंगे बेटा, अब हम यहां से आगे जाएंगे और हम बात करने वाले हैं किसकी, मोनेरा की। किसकी बात करने वाले हैं, मोनेरा की। तो हम अब पहली किंगडम पढ़ेंगे मोनेरा। आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, सुनने ध्यान से। सबसे पहले आपको हैबिटाट पता होना चाहिए मोनेरा का। क्या पता होना चाहिए, हैबिटाट पता होना चाहिए, मोनेरा मिलता कहाँ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किस जगह बैक्टीरिया मिलते हैं? सब जगह, हवा में है, हाँ, सॉइल में, हाँ, सब जगह है। जो सब जगह चीज मिलती है उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो मोनेरा मेरे पास क्या होता है बेटा, मोनेरा मेरे पास सब जगह मिलता है। तो मोनेरा का जो हैबिटाट है वो एवरीवेयर है। कहां पर है, एवरीवेयर। जब हम एवरीवेयर की बात करते हैं तो सॉइल आ जाता है, और क्या आ जाएगा बताओ, सॉइल के अलावा स्नो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। अब इसके अलावा और मतलब सॉरी, एवरीवेयर में मैंने लिख दिया, सॉइल है, एयर है, सब जगह है। मेरे पास कुछ अनयूजुअल, हम लिखते हैं हार्श। तो हार्श में मेरे पास स्नो आ गया, डेजर्ट आ गया, गट आ गई। गट मतलब किसी के पेट में, जैसे होता है ना एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं हमारे पास, इस तरीके से हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई बेटा, अनयूजुअल हैबिटाट हो गए, किसके, मोनेरा के। तो मोनेरा बहुत जगह मिलता है। ठीक है, अब पहला होता है हैबिटाट। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना मोनेरा में, तो हम 2 चीजें पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चर में। एक हम पढ़ते हैं सेल की डिटेल। अगर आपको पता हो कि बैक्टीरिया के सेल में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पता है सबसे पहले इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, सेल एनवलप। सेल एनवलप में 3 लेयर होती हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स है फर्स्ट, ये मेरे पास क्या है, सेल वॉल है, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। उसके बाद हमारे पास क्या होती है बेटा, ये मान लो मेरे पास बेसल बॉडी है, ये फिलामेंट है, ये फ्लैजिला हो गया। उसके बाद ये मेरे पास ऐसे धागे जैसे फिम्ब्रियाई होते हैं, और ट्यूब जैसे ऐसे क्या होते हैं जो कम नंबर में पिलाई होते हैं। तो ये मेरे पास पिलाई हो गए, ये क्या हो गए, मेरे पास फिम्ब्रियाई हो गए। और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं। आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि कोकस और साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं। बैक्टीरिया मोटाइल होता है, पर कोकस और साइनोबैक्टीरिया आपका कैसा है, नॉन मोटाइल। आपके सिलेबस में मोटाइल इस वाली शेप का दे रखा है। कौन सा है बेटा, ये कौन सा है आपको पता है? ये देखो स्पाइरल। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हमने देख ली सेल की डिटेल। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसकी आगे की डिटेल पढ़ेंगे। ये सेल की डिटेल है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं इसकी शेप। तो शेप कितने तरह का, मेन शेप कितनी है बेटा, शेप के हिसाब से देखो बैक्टीरिया को 2 हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। एक तो है शेप के हिसाब से, अगर स्फेरिकल है तो उसको लिखते हैं कोकस, बहुत सारे कोकस होंगे तो कोकाई लिखेंगे। रॉड शेप को लिखते हैं बैसिलस, कॉमा शेप को लिखते हैं विब्रियो, और स्पाइरल को क्या लिखते हैं, स्पीरिलियम। तो शेप के हिसाब से 4 कैटेगरी मिलती है। सबसे ज्यादा शेप मुझे कौन सी मिलती है, बैसिलस मिलती है। तो 4 शेप के बैक्टीरिया हो गए।
तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है, हैबिटाट कहाँ मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, एयर में, सॉइल में, अनयूजुअल, स्नो हो गया आपका, डीप सी हो गया आपका, गट हो गया, हाई प्रेशर वाले एरिया हो गया, सब जगह मिल जाता है बैक्टीरिया। उसके बाद हम बात करते हैं सेल की डिटेल। सबसे बाहर हमारे पास ये सेल एनवलप है, फिर फ्लैजिला है, फिम्ब्रियाई है, पिलाई है, ये मेरे पास जिस पर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया में होता है और इस पर क्लोरोफिल ए लगा रहता है, क्रोमेटोफोर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम क्रोमेटोफोर वाले में नहीं होता, अलग से होता है मीजोजोम। मीजोजोम क्या करता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में। रिपीट कर रहा हूं, मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर दोनों इनफोल्डिंग है। मीजोजोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में। मीजोजोम सेल डिवीजन, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम जब अंदर आते हैं तो ये मेरे पास न्यूक्लियोइड होता है और इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या प्लाज्मिड सारे सेल्स में होता है? नहीं होता। सारे बैक्टीरिया सेल में प्लाज्मिड नहीं होता। प्लाज्मिड क्या है? मेन डीएनए के अलावा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो मेरे साथ याद करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया में सबसे बाहर हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, तीनों को मिला के कहते हैं सेल एनवलप। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम कहते हैं मोटाइल, एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल बोलते हैं। यहां तक याद हो रही है। तीसरी चीज हमारे पास है बेटा पिलाई। पिलाई जो होती है वो ट्यूब शेप की होती है, फिम्ब्रियाई जो होती है वो ब्रिशल शेप की। आपके पास फिम्ब्रियाई अटैचमेंट में हेल्प करती है, फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, मीजोजोम्स बन सकते हैं। मीजोजोम्स के रोल बता दिए, क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट लगा रहता है। उसके बाद एक खास तरह का डीएनए होता है जो मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या इसमें स्टोन होता है? नहीं होता। उसके अलावा मेरे पास ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मेन डीएनए के अलावा होता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कंपैरिजन बिटवीन जीनोमिक डीएनए एंड प्लाज्मिड। कंपैरिजन, जीनोमिक डीएनए एक होगा, प्लाज्मिड एक से ज्यादा होंगे। जीनोमिक डीएनए सारे सेल में होगा, प्लाज्मिड सिर्फ मेरे पास एक सेल में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ सेल्स में होगा। यहां तक समझ में आ रही है? जीनोमिक डीएनए का कब डिवाइड करेगा? जब सेल डिवाइड करेगा। प्लाज्मिड कभी भी डिवाइड करता है। जीनोमिक डीएनए एसेंशियल फीचर देता है, प्लाज्मिड स्पेशल फीचर देता है। उसके अलावा बेटा स्टोरेज के लिए होती है इंक्लूजन बॉडी, और एक ऐसी ऑर्गेनल होती है जो 70S है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, उसको कहते हैं राइबोसोम। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो आपको सेल वाले टॉपिक से करना होता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे बेटा? ये हमने शेप पढ़ ली, हमने सेल की डिटेल पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। आप हमेशा याद रखो कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है। सिंपल मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है, पर उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। तो बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब उसमें बहुत सारे टाइप का न्यूट्रिशन मिल सकता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो मिलता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक चीज को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। मैं फिर रिपीट करूंगा, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। मतलब क्या हुआ? किसी भी सेल के बाहर केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा। जैसे मान लो ऑटो को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक लिख दिया कीमो और एक लिख दिया फोटो, ठीक है। तो कीमो में क्या होगा? किसी सेल के बाहर एक ऑक्सीडेशन नाम का केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा, उससे जो एनर्जी होगी उससे खाना बनेगा। तो सेल के बाहर क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन। उससे क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। ऑक्सीडेशन किसकी? आयरन की, हमारे पास सल्फर की, फिर फॉस्फोरस की और कार्बन की, मतलब इनकी साइकिल्स में चलती है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो सेल के बाहर ऑक्सीडेशन की एनर्जी यूज करते हैं। तो ये रिसाइकलिंग में मदद करते हैं किसकी? सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? बताइए, क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही? जल्दी बताओ बेटा।
क्या यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कीमो और ये आ गया फोटो। फोटो क्या यूज करते हैं? सनलाइट। फोटो ऑटोट्रॉफ दो तरीके के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा दूसरे तरह के भी होते हैं। क्लोरोफिल ए जिसमें होता है उसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो फोटोट्रॉफ में क्या हो सकता है बच्चे? यहां पर एक हो सकते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ? इसमें क्लोरोफिल नहीं है और ये H2S को तोड़ता है, पानी को नहीं तोड़ता। और एक होते हैं हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, जो किसको तोड़ते हैं बेटा? हाइड्रोजन के लिए पानी को ब्रेक करते हैं, पानी को तोड़ते हैं। अगर पानी को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन बनाएंगे, इनको कहते हैं ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक का मतलब पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाते हैं। मैं रिपीट करूंगा, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में ऑटो होता है, हेट्रो होता है। ऑटो में कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो सेल के बाहर ऑक्सीडेशन करके एनर्जी लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ किसकी एनर्जी यूज करते हैं? सनलाइट की। ये फोटो दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास ग्रीन सल्फर होता है और एक हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या यहां तक क्लियर है? एक हमारे पास क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए। यहां तक क्लियर है? सोचिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक हमारे पास कीमो हो गया, एक हमारे पास फोटो हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजेनिक हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं ध्यान से बेटा, ध्यान से देखते हैं कि फोटो वाले में एक होता है जो पानी H2S को तोड़ता है, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर, और एक पानी को तोड़ता है। अब ये ऑक्सीजेनिक वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जाम्पल याद करने तुझे बेटा: नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ये याद करना है। अब ये आपके पास मोनेरा की डिटेल है न्यूट्रिशन की। उसके अलावा मोनेरा में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रो में क्या आता है बेटा? सबसे पहले आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का कोई एक एग्जांपल जो आपके सिलेबस में दे रखा हो, लैक्टिक एसिड बनाने वाला। लैक्टिक एसिड एंटीबायोटिक्स बनाने वाला बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, ये हमारे पास कैसे हैं बेटा? ये हमारे पास कैसे हैं? सैप्रोफिटिक है। ठीक है, पैरासिटिक में एक डिजीज है सिट्रस कैंकर। कौन सी डिजीज है? सिट्रस कैंकर, प्लांट में होती है। उसके अलावा कॉलेरा, टाइफाइड, समझ में आ रहा है? कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ये वाली डिजीज के बैक्टीरिया कौन से? जैसे कॉलेरा का कौन हो गया? विब्रियो कॉलेराई। टेटनस का कौन सा हो गया? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई। समझ में आ रहा है? क्लेस? यस, सही है। तो इस तरीके वाले जो है हमारे पास क्या है? ये पैरासिटिक हैं। सिम्बायोटिक में राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, और हमारे पास एलनस में फिक्स करता है कौन? फ्रैंकिया। ये याद करना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर सिंपल है। एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की। ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया सिंगल सेल है, सिंगल सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, क्या बोलेंगे? फिजन। ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में होता है, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल में क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, स्पोर। आपके पास बेसिलस का जो डायग्राम है वहां पर स्पोर बना हुआ है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाना। बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, जिसे फिजन कहते हैं, वो फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल का मतलब होता है तापमान ज्यादा हो, पीएच इधर उधर हो, वहां पर वो क्या बना लेते हैं? स्पोर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्पोर। बेसिलस स्पोर बना सकता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी कहती है कि यदि किसी बैक्टीरिया सेल में बाहर से कोई डीएनए आ जाए, बाहर मीडियम से कोई डीएनए आ जाए, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। बाहर से अगर कोई डीएनए आ जाए तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। क्लियर है? इसे एनसीईआरटी लिखती है सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। तो मेरे साथ याद करेंगे, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है मेनली। कौन सी होती है? फिजन। अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाहर से डीएनए एंटर कर जाए किसी दूसरे बैक्टीरिया का। 3 मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आप बायोटेक में पढ़ते हो, ट्रांसडक्शन वायरस की मदद से होता है, और कॉन्जुगेशन मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ सेक्स पिलाई की मदद से एक ट्यूब बनाता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। उससे प्लाज्मिड मूव करता है। एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में जाने को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। बाहर से डीएनए मीडियम से आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन, और वायरस की मदद से हो ट्रांसडक्शन। क्लियर है?
अब यहां से हम क्या बात करेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले जो हमने मोनरा के बारे में पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने बोला है, ध्यान से सुनेंगे, हमने बोला है कि जो बैक्टीरिया है वो सब जगह मिलता है हमें, ठीक है। और वो किस कंडीशन में मिलता है, एक्सट्रीम में कहां कहां मिलेगा, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी, डीप ओशियन और डेजर्ट और स्नो में। स्ट्रक्चर में क्या है, कोकस, विब्रियो, स्पिरिलियम, बैसिलस। इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है बेटा, इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये मोस्ट कॉमन है, ये वाला क्या है, मोस्ट कॉमन है, यस। अब एक नॉर्मल साइज अगर बैक्टीरिया का देखें आप, 2 से 5 भी लिखा हुआ है, ये वाला है 2, ये सेल डिटेल हमने सेल चैप्टर में पढ़ी है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, एक होगा कीमो जिसमें ऑक्सीडेशन होती है इनऑर्गेनिक की, और वो क्या बनाता है, एटीपी बनता है। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में किस किस की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर रहे हैं भाई बताओ, आयरन की, सल्फर की, फास्फोरस की, कार्बन की, यस। ऑक्सीजेनिक, ऑटो में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होगा कि क्लोरोफिल ए होगा, वो पानी तोड़ेंगे। इसके एग्जाम्पल में मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, एग्जाम्पल में आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है कि आप पानी नहीं तोड़ रहे, इसमें आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक की। तो हेट्रोट्रॉफिक में एक हमारे पास आता है सैप्रोफिटिक। क्या आ जाता है बेटा, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में सिट्रस कैंकर आ गया, याद करो, सिट्रस कैंकर याद है आपको, टाइफाइड वाला आ गया। सिट्रस कैंकर क्यों लिख रहे हैं बेटा, सैप्रोफिटिक में आ गया आपका लैक्टोबैसिलस, है ना, कर्ड वाला, एंटीबायोटिक वाला वो आ गया, या एंटीबायोटिक वाला, यस। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, N2 फिक्सेशन वाला। उसके बाद आ जाएगा आपका उसमें पैरासिटिक में, तो पैरासिटिक में आ गया सिट्रस कैंकर वाला जो डिजीज कर रहा है, सिट्रस कैंकर। और क्या आ जाएगा बताओ, सोचो और सोचो, टाइफाइड, कॉलेरा, है ना, ये सब, टेटनस, ये वाला, ये सब आ गया। और एक होता है हमारे पास सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आपको पता है, सिम्बायोटिक में एक तो राइजोबियम याद कर लो, और क्या याद करोगे, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, यस। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या होगा बेटा, मोस्टली क्या होता है, फिजन। उसके अलावा अनफेवरेबल में क्या बनता है, याद करो, अभी बताया मैंने। अनफेवरेबल में क्या बनता है सर, स्पोर बनते हैं। अनफेवरेबल में क्या बनता है, स्पोर बनते हैं। अब सेक्सुअल कैसे लिखा है, एनसीईआरटी कहती है सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। उसके 3 तरीके हैं, कॉन्जुगेशन मतलब प्लाज्मिड की मदद से, ट्रांसडक्शन मतलब वायरस की मदद से, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मीडियम से। तो ये हमने यहां तक अभी बात करी। अब आ जाते हैं, जरा बात करते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया की। सुनना ध्यान से, बैक्टीरिया की हमारे पास बेटा 2 टाइप होती है। एक होती है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया उस समय आए थे जब अर्थ पर अनफेवरेबल कंडीशन थी। आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में मिलते हैं, सलाइन नहीं, एक्सट्रीम सलाइन। उसके अलावा हॉट कंडीशन में मिलते हैं, उसके अलावा एनएरोबिक में मिलते हैं। तो हमारे पास ये 3 तरह के हैं। जो सॉल्ट में मिलते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइल्स, जो टेम्परेचर में मिलते हैं और पीएच में मिलते हैं थर्मो एसिडोफाइल, और जो एनएरोबिक कंडीशन में मिलते हैं बिना ऑक्सीजन के, उनका नाम मिथेनोजन है, वो मीथेन बनाते हैं। तो जैसे आपके पास जो एनिमल जुगाली करते हैं, रूमिनेंट्स जो घास खा के जुगाली करते हैं, उसके स्टमक में मीथेन बनती है। उसके अलावा मार्शी एरिया में मीथेन बनती है, इसीलिए उनके गोबर में मीथेन होता है। अब आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है, काफी सारे डिफरेंस है, पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने जो मेन डिफरेंस बताया वो बताया सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस कहां है बेटा, मेन डिफरेंस कहां पर है, मेन डिफरेंस उनकी किस में है बच्चे, सेल वॉल में है। मेन डिफरेंस उनकी सेल वॉल में, यस और नो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। किसकी हम बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया की। देखो, अब जब हम यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। यू बैक्टीरिया में एक बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया जैसी होती है। साइनोबैक्टीरिया के पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल है। उसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, समझो ध्यान से, उसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। वो पानी के अंदर ब्लूम बनाता है, अचानक से तेजी से ग्रो करता है और पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनोबैक्टीरिया में जो 3 तरह की मतलब शेप मिलती है, एक वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक वो कॉलोनी में रह सकते हैं, और एक वो फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, किसी भी तरीके के वो हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है,
किसी भी तरीके के वो हो सकते हैं, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं, देख लो ध्यान से, कि साइनोबैक्टीरिया हमारे पास फ्रेश वाटर में मिलता है, मेरीन में मिलता है और मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। समझो ध्यान से, फ्रेश वाटर में, मेरीन में, मॉइस्ट सॉइल में। ये यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस होता है, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस होता है, ठीक है, क्लियर, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस होता है। इसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्रोमेटोफोर क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें फ्लैजिला नहीं होता, बाहर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, मतलब एक चिपचिपी सी लेयर होती है जो पानी एब्जॉर्ब करती है, उसे जिलेटिनियस शीथ या म्यूसिलेज की कवरिंग कहते हैं। अब क्या होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया में जैसे ये सेल्स ऐसे बने हुए हैं, इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में जैसे हम इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया बना रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो थिक वॉल होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या, हेट्रोसिस्ट। क्या नाम देते हैं, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में बेटा क्लोरोफिल नहीं होता, वो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दूसरी चीज हमें एग्जांपल याद करने हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया और स्पिरुलिना। रिपीट करूंगा, क्या साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, नहीं। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होता है, क्लोरोफिल ए होता है, लाइक हायर प्लांट्स, ठीक है, उन प्लांट्स की तरह या सभी प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए होता है। दूसरी चीज क्या है, अब हम बात करते हैं, एक और ग्रुप है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है सेल वाले चैप्टर में, और पीपीएलओ का लिखा है 0.1, ध्यान से पढ़ना उसे, 0.1 लिखा हुआ है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, और वो डिजीज कर सकता है प्लांट और एनिमल में, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा आर्की बैक्टीरिया है कि यू बैक्टीरिया है, सर यू बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा में, ध्यान से सुनेंगे, माइकोप्लाज्मा में हमारे पास जो है वो पैथोजेनिक हो सकते हैं एनिमल और प्लांट को, और वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया है क्या, मोनेरा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। चलो बेटा, अब आओ प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, आ जाओ। देखो, प्रोटिस्टा के लिए आपको क्या याद रखना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले मैं प्रोटिस्टा हेडिंग डाल रहा हूं। अब मुझे बताओ कि हमने मोनेरा में सारा पढ़ लिया, ठीक है। मैं कुछ सवाल रैंडमली पूछूंगा, आप इसका कमेंट में आंसर करना। मुझे बताना कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है कि नहीं होता, ये कमेंट में आंसर जरूर लिख देना, मुझे पता चल जाएगा आपने पूरा देखा है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक किसको है, प्लांट को, एनिमल को, या दोनों को, ये भी आपको कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स था, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखें, प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल का यूकैरियोट होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर पहले दूसरी किंगडम में थे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास किस में था, प्लांटेई में था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेंबर, अमीबा किस में था, एनिमिलिया में था। तो कहीं ना कहीं बेटा ये लिंक है दूसरी किंगडम के साथ। तो ये क्या है बेटा, प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है ना। इसकी बाउंड्रीज इसलिए डिफाइन नहीं है कि कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से, अब ये साइंटिस्ट अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या यूज करें उसके हिसाब से। तो कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज प्रोटिस्टा है, तो दूसरे के हिसाब से ये चीज प्लांटेई है। जैसे मान लो अगर क्लोरोफिल को आधार बना के क्लासिफाई किया जाए तो क्लैमाइडोमोनास डेफिनेटली प्लांटेई में चला जाएगा, पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लैमाइडोमोनास किस में प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है प्रोटिस्टा की। दूसरा क्या है बेटा, सिंगल सेल की लाइफ हमेशा पानी में मिलनी चाहिए। तो प्रोटिस्टा कहां मिलते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। यस, मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यस और नो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा बेटा इनमें क्या होगा, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कौन से वाला होगा, 9+2 वाला फ्लैजिला होता है। और इनके पास सीलिया हो सकता है, जैसे कुछ प्रोटिस्टा सीलिएटेड होते हैं। अब हम यहां से हम आगे जाएंगे, जब हमने बात कर ली फ्लैजिला, सीलिया की, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, इनमें प्रॉपरली सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस, मियोसिस, और हम बोलते हैं जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट से हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्योंकि बैक्टीरिया में मेरे पास जाइगोट नहीं बनता, समझो ध्यान से, बैक्टीरिया में जाइगोट नहीं बनता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ डीएनए एंटर करता है। तो आपने ये समझना है कि प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जो सिंगल सेल की होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं,
प्रॉपरली माइटोसिस, मियोसिस, जाइगोट फॉर्म होता है। बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं। दूसरा ये किंगडम से, प्लांटेई, एनिमिलिया और फंजाई से लिंक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर्स कुछ ओवरलैपिंग होते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले वो प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेटिक है। अब फोटोसिंथेटिक होने के लिए इनमें क्लोरोफिल होना पड़ता है, तो पहले वो हैं जो फोटोसिंथेटिक है। फिर सैप्रोफिटिक में एक एग्जांपल है जिसका नाम है स्लाइम माउल्ड, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कौन सा, होलोजोइक टाइप का, जो बेसिकली क्या है हमारे पास सैप्रोफिटिक के बाद हम होलोजोइक लिख सकते हैं या पैरासिटिक लिख सकते हैं, होलोजोइक या पैरासिटिक। इसमें मेरे पास प्रोटोजोआ आ जाते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास क्राइसोफाइट्स आ जाएंगे, इसमें डाइनोफ्लैजिलेट आ जाएंगे और यूग्लिनोइड्स आ जाएंगे। यस और नो? ठीक है। इनमें क्या आ जाएंगे, स्लाइम माउल्ड्स आ जाएंगे, और इनमें क्या आ जाएंगे, प्रोटोजोआ आ जाएंगे। प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो एनिमल के रिलेटिव होते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। हमेशा याद रखो कि जब हम प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं तो थोड़ा एल्गी के पैटर्न में पढ़ते हैं। मैं इनके कंपैरिजन में क्या क्या चीजें कंपैरिजन करूंगा, एक हैबिटाट कंपैरिजन करूंगा, एक मैं करूंगा इनका फ्लैजिला कंपैरिजन करूंगा, मैं एक इनकी क्या कर सकता हूं, ज्यादा न्यूट्रिशन कर ले सकते हैं, या मैं कर सकता हूं इनकी सेल वॉल कंपेयर कर सकता हूं, यस और नो, इसको कंपेयर कर सकता हूं, या और कोई स्पेशल फीचर। इस तरीके से मैं इनमें कंपैरिजन करूंगा। किसमें किसमें, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। याद हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अब आ जाइए हम लोग प्रॉपरली इस कंपैरिजन को लेकर चलते हैं और फिर हम लोग फंजाई पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या फीचर हैं प्रोटिस्टा के, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। एक्वेटिक होते हैं, फ्लैजिला कौन सा होगा, 9+2 फ्लैजिला सीलिया होता है। माइटोसिस हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू होती है क्योंकि प्रॉपर सेल फ्यूज होके जाइगोट बनाता है। ये हमारे पास फीचर्स आ गए किसके, प्रोटिस्टा के। अब आते हैं इनके कंपैरिजन की बात करते हैं, इनके कंपेयर कर लेते हैं इनको। जैसे अगर मैं बात करता हूं डाइएटम, डेस्मिड्स, क्राइसोफाइट्स की ये 2 ग्रुप हैं, डाइएटम और डेस्मिड्स, ठीक है। डेस्मिड्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं। तो इसका बेटा फ्रेश वाटर प्लस मैरीन है। डाइनोफ्लैजिलेट मैरीन होते हैं और ये फ्रेश वाटर होते हैं और उसमें भी रुका हुआ पानी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है पॉन्ड का पानी, ठीक है। सेल वॉल इसमें बेटा, सेल वॉल मेरे पास थिन है और उसमें सिलिका होता है। क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। इनमें क्या होती है बेटा, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। स्टिफ सेलुलोज की क्या होती है, प्लेट्स होती हैं। इसमें एब्सेंट होती है, उसकी जगह एक प्रोटीन का कवर होता है, प्रोटीन का कवर होता है, उसको पेलिकल कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ये किसके लिए हो गया बेटा, यूग्लिनोइड्स के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, यूग्लिनोइड्स के लिए। अब हम बात करते हैं इनके पिगमेंट्स की। देखो क्लोरोफिल ए तो तीनों में होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए तीनों में होता है। क्लोरोफिल ए तीनों में होगा, तीनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन बनाते हैं। उसके अलावा इनमें कलर होने की वजह से एक फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट होता है, यस और नो। उसके अलावा इसमें अलग अलग कलर होते हैं, जैसे मान लो ये रेड हो गया, उसके अलावा ब्राउन हो गया, येलो हो गया, इस तरीके से इनमें अलग अलग कलर होते हैं। अच्छा, फ्लैजिला क्या है बेटा, इसमें एब्सेंट होता है। फ्लैजिला ना होने की वजह से इसकी जो मूवमेंट होती है पैसिव होती है, इसलिए इनको प्लैंकटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। इनमें फ्लैजिला कितने होते हैं, 2, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। 2 तरीके का फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। इसमें यूग्लिनोइड्स में क्या होता है बेटा, फ्लैजिला ऐसे अनइक्वल एपिकल है। अनइक्वल होते हैं मतलब अनइक्वल साइज के, एपिकल हमारे पास फ्लैजिला होते हैं। उसके बाद पिगमेंट में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होता है। एनसीईआरटी लिखती है लाइक हाइयर प्लांट, हाइयर प्लांट जैसे पिगमेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रोटिस्ट है जिसमें क्लोरोफिल बी होता है, वो यूग्लिनोइड्स है। क्लोरोफिल ए तो क्राइसो, डाइनो और यूग्लिनोइड्स में हो जाएगा। उसके अलावा आपको याद रखना है कि क्राइसोफाइट्स में जो डाई एटम होते हैं उसमें फ्लैजिला नहीं होता, वो पानी पर पैसिवली फ्लोट करता है। उसकी सेल वॉल में सिलिका होता है जो ओवरलैपिंग शेल जैसा होता है। जैसे वो कैसा होगा बेटा, ओवरलैपिंग शेल, ओवरलैपिंग शेल जैसा होगा। जैसे सोप केस होता है ना, ओवरलैपिंग सेल है सोप केस जैसी, तो इसमें क्या होगा, सोप केस जैसा होगा। उसके अलावा ये इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो डाइएटम मर गए
मरने के बाद वो बॉटम में ओशियन के इकट्ठे हो जाते हैं लाखों सालों में, और वो बना देते हैं मिट्टी, जिसे हम कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम उसको बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। तो इनके पास सोप केस जैसा होता है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ध्यान सुनेंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, सोप केस जैसा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में। चीफ प्रोड्यूसर, ये क्वेश्चन नीट में आया था, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। और एक बहुत अच्छी चीज है कि इनको फिल्ट्रेशन, सिरप मेकिंग, यस फिल्ट्रेशन में, सिरप मेकिंग में, यस सिरप मेकिंग में और पॉलिशिंग में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? पॉलिशिंग में। ये पॉइंट्स हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? हैबिटाट याद रखिए, फ्लैजिला याद रखिए, मूवमेंट याद रखिए, सिलिका इंडिस्ट्रक्टिबल है इसीलिए डायटोमेशियस अर्थ बनाता है, पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, सिरप मेकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन और चीफ प्रोड्यूसर हैं। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्राइसोफाइट्स दो तरह के हैं, डायटम और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। अब आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट में। उसमें मेरे पास क्या होता है बेटा, इस तरीके की सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स होती हैं ऐसी, और वो स्टिफ प्लेट्स किसकी बनी है? सेलुलोज की। एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। इनमें अलग अलग कलर होता है, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, इस तरीके से अलग अलग, ऑरेंज हो गया, कलर प्रेजेंट होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं बेटा? बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं ओशियन में और वहां पर बनाते हैं रेड टाइड। क्या बनाते हैं वो? रेड टाइड। रेड टाइड में क्या होता है? एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसका नाम गोनियोलेक्स है। क्या नाम है बेटा? गोनियोलेक्स है। ये मल्टीप्लाई करता है। ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो गोनियोलेक्स जो है एक रेड टाइड में ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो गोनियोलेक्स जो है हमारे पास, गोनियोलेक्स जो है वो हमारे पास क्या है बेटा? मल्टीप्लाई करता है, उसको हम रेड टाइड कहते हैं। उसके अलावा जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है बेटा? टॉक्सिन की तरह से काम करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, है ना, टॉक्सिन फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं फिश के लिए डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस। अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। सबसे पहले यूग्लिनॉइड्स मिलते हैं फ्रेश वाटर, रुके हुए पानी में। ये मेनली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, सुनिए ध्यान से, मेनली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये प्रीडेटर हो जाते हैं स्मॉल एनिमल्स में। सही है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, पेलिकल होती है जो फ्लेक्सिबल है। तो ये जो पेलिकल है ना, प्रोटीन का कवर, ये कैसा होता है बेटा? फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। अब ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लाइक हायर प्लांट्स, फ्लैजिला एपिकल है, अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा फ्लैजिला होता है। उसके अलावा बेटा ये ऑटोट्रॉफिक है, पर इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये क्या हो जाते हैं? प्रीडेटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रीडेटर ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो अगर आपको कंपेयर करना है, फ्रेश वाटर मैरीन, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट क्या है बेटा? मैरीन है, और यूग्लिनॉइड्स है स्टैग्नेंट वाटर। उसके अलावा फ्लैजिला डायटम में नहीं है, दोनों में है, पर फ्लैजिला की डायरेक्शन अलग है। उसके अलावा प्लैंकटन किसको कहेंगे? क्राइसोफाइट्स में डायटम को कहते हैं, उस पर सिलिका होता है। डाइनोफ्लैजिलेट में सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स हैं, उसके साथ अलग अलग कलर होते हैं। रेड वाला जो है तेजी से मल्टीप्लाई करके ओशियन को रेड करता है, उसे रेड टाइड कहते हैं। उसकी वजह से जो टॉक्सिन बनाता है, कुछ फिश की डेथ होती है, यस, तो वो टॉक्सिन क्रिएट करता है। उसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये प्रीडेटर हो जाते हैं स्मॉल एनिमल्स के। इनके बाहर सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है जो फ्लेक्सिबल लेयर है। इनके पिगमेंट्स आर लाइक हायर प्लांट, मतलब क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा स्लाइम माउल्ड्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्लाइम माउल्ड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्लाइम माउल्ड्स जो है हमारे पास कैसा होता है जरा समझिए। देखो, स्लाइम माउल्ड्स किस पे ग्रो करता है बेटा? डिकेइंग ट्विग्स पे ग्रो करता है। डिकेइंग ट्विग्स का मतलब होता है, देखो आपको समझना पड़ेगा, स्लाइम माउल्ट एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो सैप्रोफिटिक है। कैसा है वो बेटा? सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक है, और वो मरी हुई ट्विग्स पे ग्रो करता है। जैसे उसकी जो मेन स्टेज होती है, ये प्लाज्मोडियम मेन स्टेज है, जिसमें काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये मेन स्टेज कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये मेन स्टेज कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। अब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन पे ये जो मेरे पास ट्विग है ना, ये ट्विग है, इस मरी हुई लीफ पर ये इस तरीके से ग्रो करते हैं और सेवरल फीट ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ये ग्रो करते हैं सेवरल फीट तक। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है, फिर रिपीट करूंगा, स्लाइम माउल्ड एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। उसकी मेन स्टेज क्या होती है? डेड लीफ पर एक चिपचिपी सी ऐसा लेयर जैसा दिखता है। ये स्लाइम माउल्ड क्या होते हैं बेटा? ये क्या होते हैं?
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डेड लीफ पे बढ़ता चला जाता है। जब डेड लीफ पर वो बढ़ता चला जाता है तो उसको वो एंजाइम रिलीज करके खाता चला जाता है। जैसे ये है मेरे पास प्लाज्मोडियम स्टेज, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है। जैसी कंडीशन अनफेवरेबल आती है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसने ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना दी और उस पर हमारे पास टिप पर हमारे पास स्पोर बन जाते हैं। तो टिप पर हमारे पास स्पोर बन जाते हैं जिसके पास ट्रू सेल वॉल होती है और वो दोबारा आगे जा सकता है और वो एयर करंट से डिस्पर्स होता है। एयर करंट का मतलब क्या हुआ कि एयर करंट से अलग अलग जगह जाता है। तो सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सैप्रोफिटिक। उसकी दो स्टेजेस याद रखनी है, एक स्पोर है, एक उसका प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मेन स्टेज है जो डेड चीज पर ग्रो करके एंजाइम रिलीज करती है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी, जिसके टिप पर स्पोर बनते हैं जिन पे ट्रू सेल वॉल होती है। ये स्पोर जो है बेटा, ये स्पोर हमारे पास इधर उधर जाते हैं, हवा से उड़ के जाते हैं, एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं और इनमें ट्रू सेल वॉल होती है, ये याद रखना है। तो स्लाइम माउल्ट हमारे पास कैसा प्रोटिस्ट हो गया, सैप्रोफिटिक। क्या ये हेट्रोट्रॉफिक है, 100%। तो फोटोसिंथेटिक 3 हो गए, एक हेट्रोट्रॉफिक हो गया। अब हमारे पास एक और ग्रुप होता है बेटा प्रोटिस्टा में जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रोटोजोआ और प्रोटिस्ट को कंफ्यूज रहते हैं। प्रोटिस्ट बड़ा ग्रुप है, प्रोटोजोआ उसके अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ एनिमल्स के रिलेटिव हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती और न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में दो तरीके का है, एक है पैरासिटिक, किसी पे पैरासाइट होते हैं, या होलोजोइक टाइप से किसी को खा जाते हैं निगल के। क्लियर है। तो हमारे पास बेटा ये कितने तरह के हैं आप ध्यान रखेंगे, ये कितने तरह के हैं हमारे पास, ये कितने तरह के हैं आप ध्यान देंगे। ये हमारे पास है, ध्यान दें, प्रोटोजोआ जो हमारे पास है, ठीक है। इधर देखेंगे हमारे पास बेटा प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ में कोई सेल वॉल नहीं होती, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और वो क्या होते हैं, रिलेटिव है एनिमल्स के। अब ये कितने तरह के होते हैं, सबसे पहला है अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब इस तरीके से होता है, उस पर सूडोपोडिया होते हैं, यस और नो। ये मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बेटा जो अमीबा है उस पर सूडोपोडिया, वो फ्रेश वाटर हो गया। मैरीन फॉर्म पे सिलिका का कवर होता है, मतलब मैरीन फॉर्म में क्या होता है, सिलिका का कवर होता है। इसकी एक पैरासिटिक फॉर्म है एंट अमीबा, याद करो आपने अमीबिक डिसेंट्री पढ़ा है। तो अमीबॉइड वाले जो हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन ये 4 टाइप के हैं। एक होते हैं ये अमीबॉइड, एक कौन से होते हैं, अमीबॉइड। दूसरे होते हैं ये फ्लैजिलेटेड, तीसरे होते हैं सीलिएटेड एंड फोर्थ होते हैं स्पोरोजोन। जो अमीबॉइड होते हैं वो फ्रेश वाटर मैरीन दोनों होते हैं। ये हमारे पास अमीबा इसका एग्जांपल है, एंट अमीबा। मैरीन फॉर्म में सिलिका होता है। इनके पास चलने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया, याद रहेगा। दूसरा, सूडोपोडिया से चलते हैं और प्रे कैप्चर करते हैं, यस। फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला होगा। इसका एग्जांपल है ट्राइपनोसोमा। क्या एग्जांपल है, ट्राइपनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। सीलिएटेड वाले होते हैं उसमें ऐसे सीलिया, रो ऑफ सीलिया होता है। इस सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जो यहां पर एक कैविटी है जिसे गुलेट कहते हैं, वहां पर खाने को लेकर जाते हैं। मैं रिपीट करूंगा, सीलिएटेड का एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम का सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है जो स्टीयर करता है। स्टीयर मतलब लेकर जाता है फूड को, किसके अंदर, गुलेट के अंदर। किसके अंदर लेकर जाता है, गुलेट के अंदर। गुलेट क्या होता है बेटा, गुलेट एक तरह की कैविटी है, माउथ है, किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, सेल के सरफेस पर होती है। तो पैरामीशियम क्या होता है, सिलिएटेड होता है, उस पे गुलेट होता है, यस, गुलेट या माउथ होता है जिस पे खाना जाता है, जिसको वहां से वो एंट्री करा लेता है, यस। उसके बाद हमारे पास है बेटा, उसके बाद हमारे पास है ये, उसके बाद हमारे पास है ये स्पोरोजोन। तो स्पोरोजोन्स क्या आते हैं, इनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है लोकोमोशन के लिए। इसमें स्पोर स्टेज होती है। आपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, वहां पर आपने पढ़ा था स्पोरोजोइड, स्पोर स्टेज होती है इनके अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बेटा एक जीनस है, वो इसका एग्जांपल है। और जो स्लाइम माउल्ड का प्लाज्मोडियम है वो एक प्रकार की स्टेज है, एक प्रकार की स्टेज है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है। अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं फंजाई। अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं, फंजाई पढ़ने वाले हैं। अब हम यहां से क्या पढ़, मैं ये आपको स्लाइड जरूर दे दूंगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्या चीज, फंजाई। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, फंजाई को डिस्कस करेंगे। चलिए करें।
करते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं फंजाई को, ठीक है। फंजाई को किस तरीके से देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आइए फंजाई को देखते हैं, ठीक है। आइए आ जाओ बेटा, फंजाई पे बात करते हैं। देखो फंजाई पहला किंगडम है जो आपका, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जो मल्टी सेलुलर है। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, फंजाई जो है मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, और उसका कोई शेप नहीं होती, तो फिलामेंटस टाइप की होती है। यस, फिलामेंटस टाइप की होती है। तो उसमें दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, एक तो उसके स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और उसके अलावा फंजाई के न्यूट्रिशन में। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्या मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है। अब आपको क्या करना है, फंजाई को लेके कुछ कुछ टॉपिक है जिन पे ध्यान देना है। फंजाई कहाँ मिलती है, सब जगह मिलती है। जैसे जहाँ भी आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, ह्यूमिडिटी और आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। मतलब टेम्परेचर, जैसे फ्रिज में हम क्यों खाना रखते हैं, क्योंकि वहाँ फंजाई ग्रो नहीं करती, क्योंकि वहाँ 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है। तो आपको 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर हो, थोड़ा मॉइस्चर हो, वहाँ पर फंगस का ग्रोथ ज़रूर होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ रखनी है, फ्रिज में नहीं रखनी, तो वो ड्राई होनी चाहिए। फ्रिज में आप कौन सी चीज़ रखोगे जो ड्राई नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा हमारे आसपास कहाँ कहाँ फंजाई। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है जो मशरूम है वो फंजाई है, जो एंटीबायोटिक्स है वो फंजाई है, ईस्ट एक फंजाई है। उसके अलावा कुछ डिजीज़ होती है, जैसे हम लोग कहते हैं स्मट हो गया, रस्ट हो गया, वो फंजाई कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रूट रॉट हो रहे होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। तो ये सब हमारे पास फंजाई होती है। तो जब हम फंजाई का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फंजाई का स्ट्रक्चर जो है वो यूनिसेलुलर टाइप का होता है, फिलामेंटस टाइप का, है ना। ये सॉरी, हमारे पास कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। ईस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर है, नहीं तो फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये फंजाई का मैंने ये धागे जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम कहते हैं हाइफे। हाइफे दो तरह के हैं, एक जिसमें ये लाइन है, इसको हम कहते हैं सेप्टेट, यस वाल, और ये वाला क्या कहलाता है, ए सेप्टेट। ए सेप्टेट वाले को हम एक और नाम देते हैं सीनोसिटिक। क्या नाम देते हैं, सीनोसिटिक। तो ए सेप्टेट, सीनोसिटिक, ये इस तरीके का हमारे पास क्या हो गया, हाइफे हो गया। तो ए सेप्टेट और सीनोसिटिक हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, हाइफे हैं। ए सेप्टेट और सीनोसिटिक क्या है हमारे पास, क्या है, ये हाइफे हैं। क्लियर है। ये हमारे पास सेप्टेट हो गया, जो कैसा प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है ब्रांच। तो हमारे पास सेप्टेट और ब्रांच ये हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये समझते हैं बेटा, हाइफे बनाते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे हाइफे ऐसे क्रॉस होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। अब माइसीलियम ऐसे ग्रो करता है। अगर माइसीलियम पे हवा पे कुछ ऐसे हाइफे माइसीलियम ग्रो करता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं। तो आप याद रखें बेटा, फंजाई एक लूज टिश्यू है। हाइफे दो तरह के होते हैं, सेप्टेट, ए सेप्टेट। ए सेप्टेट को सीनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब शेप बोलते हैं। सेप्टेट वाला हमारे पास ब्रांच होता है। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो काइटिन और अदर मतलब कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें सेलुलोज मिल जाता है, उसे फाइकोमाइस्टीज के कुछ मेंबर होते हैं, नहीं तो मेनली क्या होती है, काइटिन होती है। यस क्लियर है। मोस्टली फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है। हमारे पास फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस हमारे पास कौन आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। अब ये तो फंजाई का स्ट्रक्चर हो गया। अब फंजाई में न्यूट्रिशन तीन तरह का मिलता है। एक मिलता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक इसका मेन न्यूट्रिशन है, एंजाइम रिलीज करती है। एक मिलता है पैरासिटिक और एक मिलता है सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में आप देखोगे अगर फंजाई एल्गी के साथ चली गई तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लाइकन बोल देते हैं। यस, क्या बोल देते हैं, लाइकन। और अगर वो फंजाई प्लांट के साथ चली गई तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, माइकोरीजा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, माइकोरीजा। तो फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। पैरासिटिक में आपको पता है वो प्लांट और एनिमल पर पैरासाइट हो सकता है। सैप्रोफिटिक मोस्ट फंजाई का न्यूट्रिशन है। और सिम्बायोटिक में या तो वो लाइकन बनाते हैं या वो माइकोरीजा बनाते हैं। क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की फंजाई की। ध्यान ये रखो बेटा, फंजाई जो है उसमें लूज टिश्यू होता है। तो फंजाई में क्या है, प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, तो एक तरह का रिप्रोडक्शन क्या पॉसिबल है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अलावा इनके जो सेल्स हैं वो आपस में डिवाइड करके फिजन, या हम लिख सकते हैं बडिंग। ये नॉर्मली ईस्ट में होता है, फिजन और बडिंग। और एक हो गया फ्रेगमेंटेशन, ये मल्टी सेलुलर में होता है। इसको हम काउंट करते हैं वेजिटेटिव में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि इनमें प्रॉपरली कोई सेल डिवीजन प्रॉपर टाइप की नहीं है, मतलब उस तरह का स्पोर फॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग ये वेजिटेटिव में आता है।
एसेक्सुअल में फंजाई क्या बनाती है, स्पोर बनाती है। कैसे? जैसे मान लो ये माइसीलियम है, माइसीलियम में जितने भी हाइफे हैं सारे एन हैं, उस पर ये फ्रूटिंग बॉडी बनती है एन, और उस पर ये स्पोर बनते हैं एन। तो जब हमारे पास माइसीलियम हैप्लॉइड हो, उस पर फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड बने और उस पर जो स्पोर बने वो भी हैप्लॉइड हो, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फंजाई मोस्टली नॉन मोटाइल स्पोर बनाती है, जिसको ए प्लानोस्पोर कह सकते हो। फंजाई के एसेक्सुअल स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। अब आता है सवाल कि फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करती है। फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करती है बेटा कि फंजाई में, जैसे ये फंजाई है, इस फंजाई में या तो हमारे पास कुछ सेक्स ऑर्गन हो या इसके हाइफे हो, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जैसे मान लो ये दोनों फंजाई सेम स्पीशीज की है पर जेनेटिकली डिफरेंट है, कहते हैं जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है। ये आपस में हाइफे फ्यूज कर सकते हैं या गैमेट फ्यूज कर सकते हैं। उससे हमारे पास एक स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियन। मैं रिपीट करूंगा, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर उसमें कुछ स्टेजेस हम बनाते हैं। जैसे क्या होता है, नॉर्मली गैमेट फॉर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाया जाता है, पर फंजाई में क्या होता है, हाइफे में सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं या हाइफे डायरेक्टली फ्यूज कर सकते हैं। जब हाइफे फ्यूज करें या सेक्स ऑर्गन के गैमेट फ्यूज करें तो हमारे पास एक स्टेज आती है जिसको डाइकैरियन कहते हैं। मतलब दो अलग अलग जेनेटिकली न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं, डाइकैरियन बन जाता है। इसको हम नाम देते हैं स्टेज को प्लाज्मोगैमी। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोगैमी। अब ये जो डाइकैरियन है, इसके न्यूक्लियस फ्यूज करके मेरे पास जाइगोट बन जाता है, तो इसको कहते हैं कैरियोगैमी। यस और नो? कैरियोगैमी। अब ये जाइगोट की अगर माइटोसिस होगी तो फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, जो फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉइड। अगर मैंने जाइगोट की माइटोसिस कर दी तो फ्रूटिंग बॉडी बन गई, उस फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस कर दो, या जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस कर दो, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो आपने ये समझना है कि अगर डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तो मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे वो स्पोर हैप्लॉइड होंगे, उन्हें हम सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये हाइफे हैं। यस, ये हाइफे हैं। इन हाइफे पे सेक्स ऑर्गन बने, यहाँ पर हमारे पास डाइकैरियन आ गया, यहाँ पर हमारे पास जाइगोट आ गया, और जाइगोट की माइटोसिस करके हमने क्या बना दी? ये फ्रूटिंग बॉडी। इसकी मियोसिस करके हमने बना दिया स्पोर। ठीक है, जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस करके भी स्पोर बना सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंजाई में 3 स्टेप है। एक है आपके पास प्लाज्मोगैमी, दूसरी आपके पास कैरियोगैमी, और तीसरी मियोसिस। ये 3 स्टेप में हमारे पास होता है। प्लाज्मोगैमी या तो गैमेट्स में हो सकता है या हाइफे में हो सकता है। अब आपको एक बात समझनी है कि आपके पास फंजाई के कुछ ग्रुप आते हैं। एक आप पढ़ते हो फाइकोमाइस्टेस, इसको एल्गल फंजाई कहते हैं। एक पढ़ते हो एस्को और एक पढ़ते हो बेसिडियो। एक आप पढ़ते हो फाइकोमाइस्टेस, एक आप पढ़ते हो एस्को, एक आप पढ़ते हो बेसिडियो। जो फाइकोमाइस्टीज हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे, फाइकोमाइस्टीज हमारे पास जो है, इस फाइकोमाइस्टीज जिसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, फाइकोमाइस्टीज हमारे पास जो है जिसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, ये फाइकोमाइस्टीज जो हमारे पास होती है इसमें डाइकैरियन नहीं दिखता। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एस्कोमाइस्टीज आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास डाइकैरियन दिखता है। इसमें और बेसिडियोमाइस्टीज में डाइकैरियन दिखता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो 2 गैमेट फ्यूज करे और उन गैमेट ने 2 न्यूक्लियस जो थे वो ना बना के डायरेक्ट जाइगोट बना दिया, तो डाइकैरियन नहीं दिखेगा। ऐसा होता है फाइकोमाइस्टीज में। एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में डाइकैरियन दिखता है। एक और ग्रुप होता है फंजाई का ड्यूटेरियोमाइस्टीज, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है। तो फंजाई को हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि सबसे पहले एक जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उसको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई मतलब उसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है। दूसरी हमारे पास होती है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास फंजाई इम्परफेक्टाई हो गई। फिर हमारे पास क्या आ जाती है? परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज जो होती है जिसमें हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, फंजाई परफेक्ट, हमने लिख दिया फंजाई इम्परफेक्टाई, और फिर हमारे पास परफेक्ट स्टेज होती है। क्लियर है? परफेक्ट स्टेज होती है। यस, ये चीज समझ में आ रही है? परफेक्ट स्टेज होती है। परफेक्ट स्टेज इन तीनों में होती है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरियोमाइस्टीज में नहीं होती।
अब क्या है, एक बार बेटा इनकी स्लाइड्स हम लोग देखेंगे और वहां से इसको एक बार करेंगे। ध्यान से देखें आप लोग। सबसे पहले हमारे पास फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, उसकी डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में है। मैंने न्यूट्रिशन भी बोला था, मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है। ये मशरूम, टोड स्टूल, ये पॉइजनस फंजाई है। मस्टर्ड की लीफ पर जो मिलते हैं ना राउंड स्पॉट ऐसे, वो भी फंजाई होती है, ठीक है। मेन हैबिटाट इसका मॉइस्ट और ह्यूमिड होता है, वहां पर फंजाई बढ़िया ग्रो करती है। हाइफे कैसे हैं बेटा इसके? फिलामेंटस हाइफे हैं। नॉन फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। हाइफे क्या बनाते हैं? माइसीलियम। हाइफे दो तरह के हैं, एक सेप्टेड, देख लो ये सेप्टेड बना, सेप्टेड फंजाई, ये न्यूक्लियस होगा ऐसे। ए सेप्टेड मतलब इस तरीके से न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगी। वेजिटेटिव में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। ए सेक्सुअल में हमारे पास स्पोर बनते हैं। स्पोर में कोनिडिया हो सकता है, नॉन मोटाइल है, और जू स्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं। फाइकोमाइस्टीज में डाई कैरियन नहीं दिखता। क्लियर है? यस यस। अब देखो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आएगा लाइकन। लाइकन में आपको पता है कि एल्गी क्या करती है? खाना बनाती है, उसे कहते हैं फाइकोबायोट। फंजाई को कहते हैं माइकोबायोट, जो क्या देती है? शेल्टर देती है, और साथ में क्या देती है बेटा? साथ में मिनरल देती है। किसको? एल्गी को। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह की हो सकती है, आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, जिसमें क्या होता है? हाइफे और गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, उससे डाई कैरियन बनता है। नाउ व्हाट इज डाई कैरियन? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो न्यूक्लियस हैं, फिर ये फ्यूज करके क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट की मियोसिस करके हम क्या बना देंगे? जाइगोट की मियोसिस करके हम क्या बना देंगे बेटा? जाइगोट की मियोसिस करके हम सेक्सुअल स्पोर बना देंगे, या मियोसिस फ्रूटिंग बॉडी की होगी। डाई कैरियन किसमें एब्सेंट होता है? फाइकोमाइस्टीज में डाई कैरियन एब्सेंट होता है। ये चीज याद रखेंगे। अब मुझे एग्जांपल आपको बताने हैं। फाइकोमाइस्टीज के एग्जांपल याद करो मेरे साथ, पहले पॉज करके याद करना। एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस। याद करो, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस, 3 से 4 बार बोलेंगे। एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस। एस्कोमाइस्टीज जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं, उसमें आएगा सबसे पहले ईस्ट, नॉन फिलामेंटस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, सही है। उसके अलावा न्यूरोस्पोरा, उसके अलावा मोरल्स, ट्रफल्स, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनता है। मोरल्स ट्रफल्स को खाते हैं, एडिबल है। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडी में याद करते हैं। तो याद करो, ट्रफल्स, मोरल्स, एल्ब्यूगो, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम, ट्रफल्स, मोरल्स, ईस्ट आ गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लेविसेप्स आ जाएगा। बेसिडियोमाइस्टीज को हम पफ बॉल भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? मशरूम आ जाता है। उसके साथ आ जाएगा आपका उस्टिलागो। उस्टिलागो करता है स्मट, यूएस, उस्टिलागो स्मट करता है। पक्सीनिया करता है रस्ट, ठीक है, ये याद करने हैं। ड्यूटेरियोमाइस्टीज के 3 एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम याद करेंगे बेटा। ड्यूटेरियोमाइस्टीज, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कॉलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम आ जाइए। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? अब हम फंजाई में वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो इनको कंपैरिजन में लेके जाएगी। ध्यान से देखेंगे आप लोग, कंपैरिजन में लेके जाएगी। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? आपने बात करनी है फाइकोमाइस्टीज की। तो देखो फाइकोमाइस्टीज के 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, ठीक है। इसके कुछ मेंबर एक्वेटिक पॉसिबल है, ठीक है। एस्कोमाइस्टीज में ईस्ट आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स। इसमें एक मिसिंग है, मैं लिख देता हूं, पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम, जिससे एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलिन, ठीक है। उसकी बात याद रखो कि मेरे पास बेसिडियोमाइस्टीज में पफ बॉल आता है, जिसमें अगेरिकस है, उस्टिलागो, ठीक है। उस्टिलागो स्मट करता है, पक्सीनिया रस्ट करता है, ठीक है। ये लकड़ी पर ग्रो कर सकते हैं। किस पे ग्रो कर सकते हैं? लकड़ी पर, ठीक है। अब आ जाते हैं माइसीलियम। पहले ग्रुप का माइसीलियम, फाइकोमाइस्टीज में माइसीलियम हाइफे ए सेप्टेट है। बाकी दोनों में मेरे पास माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है। बाकी दोनों में कैसा होता है? सेप्टेट। अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी बेटा? फ्रेगमेंटेशन की। तो वेजिटेटिव कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन। और हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगी? फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। मैं फिर रिपीट करूंगा, फाइकोमाइस्टीज में फ्रेगमेंटेशन होगी। इनमें बडिंग और फिजन क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें ईस्ट है। बाकी इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होती है। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। एसेक्सुअल स्पोर इसमें फाइकोमाइस्टीज में
कवर के अंदर बनता है, एंडोजीनस होता है, और वो मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल समझ में आ रहा है, उसमें फ्लैजिला हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो इसने क्या लिखा है, एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। एस्कोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर, जैसे मान लो ये हाइफे है, ये बन गया एक फ्रूटिंग बॉडी जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं, हैप्लॉइड। इस पर एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं कोनिडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि एस्कोमाइस्टीज में एक्सोजीनस, एक्सोजीनस याद रखो, एक्सोजीनस हमारे पास क्या है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर है। कैसा है हमारे पास, एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर है। कैसा है, एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, क्लियर, एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर है जिसका नाम कोनिडिया है, जो एक हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पे बनता है, कोनिडियोफोर पे। और आपको याद रखना है कि बेसिडियोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो फाइकोमाइस्टीज में एंडोजीनस, मोटाइल, नॉन मोटाइल। एस्कोमाइस्टीज में कैसे होते हैं, एक्सोजीनस, क्या नाम है, कोनिडिया। अब हम आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमेट्स होते हैं। अब वो गैमेट्स जो हैं बच्चे डायरेक्ट जाइगोट बनाते हैं, क्योंकि डाई कैरियन स्टेज नहीं होती। अब आपको याद रखना है कि फाइकोमाइस्टीज आइसो, एनाइसो, ऊगैमस तीनों होता है। हमारे पास गैमेट से डायरेक्टली जाइगोट बनता है, इसका मतलब इसमें डाई कैरियन एब्सेंट हो गया। क्या हो गया, डाई कैरियन एब्सेंट हो गया। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो जाइगोट है इसे ही जाइगोस्पोर कहते हैं, जिसकी मियोसिस से स्पोर बनते हैं जो एंडोजीनस है। अब बात करते हैं एस्कोमाइस्टीज की। एस्कोमाइस्टीज में हैप्लॉइड गैमेट पहले बनाते हैं डाई कैरियन, उससे बनता है जाइगोट। जाइगोट से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है डिप्लॉइड, जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। उस एस्कोकार्प पर इस तरीके का कवर बनता है जिसे एस्कस कहते हैं। इस एस्कस के अंदर मियोसिस से स्पोर बनते हैं। एक एस्कस में 4 या 8 स्पोर बन सकते हैं। क्लियर है, तो एस्कोस्पोर हैप्लॉइड है, एस्कस डिप्लॉइड है। तो आप देखें, दिस इज एस्कोकार्प, दिस इज एस्कस, दिस कवर इज एस्कस, और इसके अंदर जो मियोसिस से स्पोर बने हैं वो एस्कोस्पोर है, हैप्लॉइड। तो याद ये रखें कि इसके सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस हैं, और ये वाले जो स्पोर हैं ये एक्सोजीनस है, एसेक्सुअल। एस्कोमाइस्टीज के एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस, और ये कवर के अंदर बना, इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। तो याद ये रखो बेटा, जो क्लासिफिकेशन है फंजाई की वो किस पर बेस्ड है, 3 चीजों पर। एक हाइफे पर, एक है किस पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम लिखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं कि किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और किस तरह के स्पोर है। ये फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर सेक्सुअल होते हैं। ये क्लासिफिकेशन के लिए ध्यान रखें, ये आया था क्वेश्चन नीट में 2024 में। किस पर बेस्ड है, 3 चीजों पर, एक फ्रूटिंग बॉडी, एक स्पोर और एक मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब बेसिडियोमाइसीज में क्या होता है, हाइफे फ्यूज करते हैं, यहां गैमेट फ्यूज करते हैं, यहां हाइफे फ्यूज करते हैं। हाइफे फ्यूज करके ऐसा हाइफे बना लेते हैं जिसमें 2-2 न्यूक्लियस है, 2-2 न्यूक्लियस वाला, वो बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। और उस फ्रूटिंग बॉडी पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस होती है, और उससे हमारे पास क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर। कैरियोगैमी और मियोसिस से हमारे पास क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही है, कैरियोगैमी और मियोसिस से हमारे पास क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। अब ये बेसिडियोस्पोर किस पर हो रहा है बेटा, बेसिडियम पर। देख बच्चे, ये फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प, ये N+N है, ये बेसिडियम है, इस पर मेरे पास स्पोर बन रहे हैं। तो इसी बेसिडियम पर कैरियोगैमी और मियोसिस हो रही है, और ये कैसे बने, एक्सोजीनस बने हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियोमाइस्टीज की, ध्यान से सुने बेटा। हुआ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का जो आधार है उसमें एक है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और दूसरा है सेक्सुअल स्पोर। हमारे पास कुछ ऐसी फंजाई मिली जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर ही नहीं हुआ। जब वो डिस्कवर हुआ तो उनको इन तीनों में से किसी ग्रुप में ट्रांसफर करना पड़ा। तब तक के लिए एक टेम्पररी ग्रुप है, तो ड्यूटेरियोमाइस्टीज इज अ टेम्पररी ग्रुप। किस तरह की फंजाई के लिए, जिनका परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं हुई, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसकी इम्परफेक्ट मतलब एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखी है। तो अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम इसमें आता है। ये किसमें मदद करते हैं बेटा, मिनरल साइक्लिंग में। ये नीट 2018 या 19 में क्वेश्चन शायद था, ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। इनमें बेटा मेरे पास हाइफे सैप्टेट होते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, हाइफे सैप्टेट है तो इसमें भी सैप्टेट है, इसमें भी सैप्टेट है। तो फ्यूचर में अगर डिस्कवर होंगे तो एस्को और बेसिडियो में रखेंगे। और इनमें मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, कोनिडिया।
क्या प्रेजेंट होता है, कोनिडिया। तो आप याद रखें बेटा, ड्यूटेरियोमाइस्टेज एक टेम्पररी ग्रुप है उन फंजाई के लिए जिनकी सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज डिस्कवर नहीं हुई। पहला पॉइंट, जब डिस्कवर होगी तो इन तीनों में से किसी एक में ट्रांसफर करेंगे, ज्यादा चांसेस हैं एस्को और बेसिडियो में, क्योंकि उनके हाइफे सेप्टेट होते हैं। यहां तक मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, उन ग्रुप्स की जिनको जगह नहीं मिली, नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन, जिनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, उनमें हमारे पास कौन कौन है। उनमें सबसे पहले है हमारे पास वायरस। वायरस को वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया और प्रायोन हो गया। ये तीन ऐसे हैं जिनको जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये सेल नहीं है बेटा, ए सेलुलर है, नॉन लिविंग है या नॉन सेलुलर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस को जगह नहीं मिली क्योंकि वो सेल नहीं होता, बाकी माइकोरिजा और लाइकन को भी जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में, क्योंकि माइकोरिजा क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइकोरिजा और लाइकन क्या है बेटा, एसोसिएशन है। क्या है, एसोसिएशन है, याद रहेगा, एसोसिएशन है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। तो वायरस के कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले वायरस इज ए सेलुलर और नॉन सेलुलर। पहला पॉइंट, वायरस क्या है, सेल के अंदर काम करता है। जैसे कोई सेल है, इसका कवर यहां अटैच होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है। तो वायरस क्या करता है, वायरस क्या करता है, सेल के अंदर काम करता है। तो सबसे पहले वायरस कैसा हो गया, ए सेलुलर नॉन सेलुलर हो गया। दूसरा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया। ऑब्लिगेट का मतलब पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड है। यस, उसके अलावा बेटा ये होस्ट पर डिपेंड है, ए सेलुलर नॉन सेलुलर है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है बच्चे, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये ए सेलुलर और नॉन सेलुलर है, और ये पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड होता है, क्लियर है। और इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, मतलब पूरी तरीके से सेल के अंदर, इसको लिखते हैं इंट्रा सेलुलर। अब जरा देखो ध्यान से, वायरस में दो चीजें होती है, कवर और एक जेनेटिक मटेरियल। तो एनसीईआरटी लिखती है या तो डीएनए होगा और आरएनए होगा। जब लिविंग सेल की बात करते हैं तो उसमें डीएनए एंड आरएनए होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। वायरस में डीएनए और आरएनए में से कोई एक प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। वायरस क्या करता है, होस्ट की मशीनरी अपने काबू में कर लेता है, मतलब होस्ट के चीजों को तोड़ देता है, उसके एंजाइम यूज करके अपनी कॉपी बनाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, किसको लेकर, वायरस को लेकर। एनसीईआरटी कहती है, आपने डिजीज देखी होगी, कॉमन फ्लू वगैरह। तो सबसे पहले वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, आरएनए डीएनए में से कोई एक होगा, वो होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करता है, उसके एंजाइम यूज करता है। वायरस नॉन सेलुलर है, ए सेलुलर है, ये फीचर्स डायरेक्टली पूछेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा वायरस की डिस्कवरी की। देखो, आपको 3-4 साइंटिस्ट हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहला याद रखना है आपने 1892 में इवेन वॉस्की। इवेन वॉस्की ने क्या किया था, एक फिल्टर बनाया था। उस फिल्टर में से उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि टोबैको लीफ में इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन में से जो लिक्विड निकाला उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर बैक्टीरिया रोक सकता था, उनको पता नहीं था उसके अंदर क्या है, पर वो लिक्विड तब भी इन्फेक्शियस था। इसका मतलब वायरस कोई ऐसी चीज है विच कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर से छोटा है इसलिए पास हो जाएगा। ये किसने किया है, इवेन वॉस्की ने किया 1892 में। 1898 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम बेजरनिक है। उन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड टोबैको लीफ से देखा फ्रेश इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए उन्होंने बोला कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। और आपके अकॉर्डिंग बेटा वायरस की डिस्कवरी उन्हीं पर है। उन्होंने बोला कि एक इन्फेक्शियस फ्लूड होता है जो इन्फेक्शन कर सकता है, पर वायरस दिखता कैसा ऐसा नहीं पता चला। 1935 में एक साइंटिस्ट थे स्टेनले, क्या नाम था, स्टेनले। तो 1892 इवेन वॉस्की, 1898 कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम किसने करा, बेजरनिक ने। 1835 में स्टेनले ने क्या किया, बोला कि ये जो वायरस है ना हमारे पास, ये जो वायरस है, ये वायरस जो है बेटा जो उसको क्रिस्टल बना सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। और वो क्रिस्टल मेनली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अब हम बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की। तो वायरस का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो दो चीजें हैं, उसमें एक कवर होता है और एक जेनेटिक मटेरियल है। ये कवर क्या है, इसको कैप्सिड कहते हैं या प्रोटीन कोड कहते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। पहला वायरस जो है बेटा वो टीएमवी होता है। अब इस कैप्सिड की अपनी एक सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब
या तो वो ऐसा होगा सिलेंड्रिकल, इसको हेलिकल भी बोलते हैं, यस, या वो इस तरीके का ऐसा होगा जिसको हम पॉलीहेड्रल बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल या पॉलीहेड्रल टाइप की क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो ऐसी शेप किसकी दे रखी है, टीएमवी की, जिसमें मेरे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, यस। पहले हम इसके कैप्सोमियर के नंबर याद कराते थे, जरूरत नहीं है। अब ऐसी वाली बेटा हमारे पास बैक्टीरियोफाज की दे रखी है, जो मेरे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है। तो आपको क्या याद करना है कि वायरस में दो चीजें हैं, एक कवर है और एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है ना, और कवर जो हो सकता है वो हमारे पास किसका बना है, कैप्सिड कहते हैं प्रोटीन कोड, जिसमें एक यूनिट कैप्सोमियर रिपीट होती है। तो बड़ा कौन है, कैप्सिड या कैप्सोमियर, कैप्सिड है। कैप्सिड को प्रोटीन कोड कहते हैं। उसकी अलग अलग सिमेट्री शेप होती है, एक हो सकती है सिलेंड्रिकल और एक हो सकती है पॉलीहेड्रल, याद है। चलिए करते हैं फटाफट से, आ जाइए। तो हमारे पास क्या है बेटा, वायरस के लिए क्या क्या पॉइंट्स है जो हमने ध्यान रखने हैं। वायरस के लिए पॉइंट्स हैं कि विदाउट सेल के होते हैं, नॉन सेलुलर है, सेल के अंदर के पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इनमें डीएनए आरएनए में से कोई एक होगा। ये बैक्टीरिया से छोटा होता है। जेनेटिक मटेरियल होस्ट की मशीनरी कंट्रोल करता है। 1892 में इवन वॉस्की ने क्या दिया था, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर की बात की थी। 1898 में बेजरनिक ने क्या दिया, टीएमवी, है ना, उसमें बोला कि जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है वो नया इन्फेक्शन कर सकता है, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। 1935 में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और बोला इट इज मेनली क्या है बेटा, इट इज मेनली प्रोटीन। मेनली क्या है, प्रोटीन। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज मेनली प्रोटीन है, मेनली क्या है, प्रोटीन है। क्लियर है। अब क्या होता है बच्चे, वायरस में हमारे पास जो प्रोटीन का कवर है उसका नाम कैप्सिड होता है, उसका काम होता है प्रोटेक्शन। उसका जो मोनोमर है वो कैप्सोमियर है। उसकी सिमेट्री दो तरह की होती है, एक होती है हेलिकल, ठीक है, और दूसरी होती है स्फेरिकल, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ध्यान सुनेंगे, जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो दो तरीके का हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, ठीक है। आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। मेरी बात ध्यान से सुने, आपके सिलेबस में बहुत सारे वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, जैसे एचआईवी वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टीएमवी हो गया। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी है, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी, मीजल्स, मम्स और रैबिस, राइनो वायरस, ये सब सिंगल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जो होते हैं आपके पास हेपेटाइटिस का है, बैक्टीरियोफाज है काफ़ी सारे, ठीक है, हर्पीस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। 5x174 वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। अब आपको क्या याद करना, देखो बैक्टीरिया को अटैक करने वाले मोस्ट ऑफ द वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, बैक्टीरिया को अटैक करने वाले। प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। एनिमल वायरस में आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए है, सही है, एनिमल को अटैक करने वाले, याद हो जाएगा। पर क्या कोई बैक्टीरियोफाज याद है, कमेंट में बताना, जो आरएनए होता है जिसके अंदर मोस्टली तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्फेक्शन कैसे होता है। वायरस अटैच होता है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, वो होस्ट के डीएनए को तोड़ के कॉपीज बनाता है, उसको लाइसिस करता है। लाइसोजेनिक का मतलब उस साइकिल में तोड़ते नहीं है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होस्ट का नहीं तोड़ते हैं। किसी को पता है कौन सा केमिकल है जो वायरस इन्फेक्शन से फाइट करता है, इंटरफिरॉन्स। क्या है, इंटरफिरॉन्स, उसकी मदद से क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन से फाइट करते हैं वायरस की, ठीक है। अब आते हैं वायरॉइड। देखो वायरस में कवर है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मेन चीज क्या होती है, कवर। अब क्या होता है, 1971 में एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर, उन्होंने देखा कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है। 1971 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टीओ डाइनर, उन्होंने देखा कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो इन्फेक्शन कर रहा है किसमें, प्लांट में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहा है, ठीक है। उसका नाम था वायरॉइड। वो क्या रखा उन्होंने नाम, वायरॉइड। वायरॉइड क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, उनका साइज छोटा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो प्रोटीन के कवर से आएगा, वो है ही नहीं। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। इन्फेक्शन किस में करता है, प्लांट में। डिजीज का नाम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। किसने डिस्कवर किया, टीओ डाइनर। किस ईयर में, 1971 में। तो वायरस में कवर और जेनेटिक मटेरियल, वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही क्या हुआ बेटा, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इन्फेक्शन करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रायोन्स। क्या बोलते हैं, प्रायोन्स। वो कहाँ से आती हैं बेटा, वो आती हैं फोल्डिंग की गलती से। क्या होता है कि हमारे सेल में, कोशिकाओं में प्रोटीन की एक प्रॉपर फोल्डिंग होती है बनने के बाद, कुछ ऐसी रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन जाकर न्यूरॉन्स में कुछ मेंटल प्रॉब्लम, कुछ कहते हैं रिटार्डेशन टाइप से कुछ करती है। उस डिजीज को कहते हैं मैड काउ डिजीज या क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, CJD।
मैड काउ डिजीज या क्रुट्सफील्ड जैकब डिजीज, ये नहीं कहते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स और वायरस का साइज सेम होता है, जो बड़े साइज का होता है किससे, वायरॉइड से। याद रहेगा साइज को लेके, प्रायोन्स साइज इज सिमिलर टू वायरस। यस, अब आते हैं बेटा हमारे पास माइकोरिजा और लाइकन। देखिए हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, वायरॉइड आपको याद रखना है, टीओडाइनर, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट, और डिजीज का नाम है पीएसटीडी, ये रहा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रायोन्स क्या है, प्रोटीन फोल्ड हुई है एबनॉर्मली, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइज सिमिलर टू वायरस। मैड काउ डिजीज है, बोवाइन का मतलब होता है एनिमल, वो वाला जो जुगाली कर रहा है या उस तरीके का, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। क्रुट्सफेल्ड जैकब डिजीज ह्यूमन, CJD कहते हैं इसे। अब देखो लाइकन्स क्या होते हैं बेटा, लाइकन्स क्या है, बेसिकली लाइकन्स जो हैं वो स्लो ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैसे होता है, स्लो। तो उसमें फाइकोबायोंट कौन है, एल्गी, वो क्या करती है, फूड सिंथेसाइज करती है, इसका नंबर कम होता है। माइकोबायोंट शेल्टर देता है किसको, एल्गी को, और मिनरल देता है, वाटर देता है। ये क्या है, फंजाई है, इसमें 90% के आसपास फंजाई होती है। ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अगर SO2 का पॉल्यूशन होगा तो लाइकन वहां ग्रो नहीं करते, तो लाइकन स्लो ग्रो करते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, एल्गी और फंजाई से मिलके बनते हैं। लाइकन का एक केमिकल होता है लिटमस, आपको याद होगा, जिसे टेस्ट करते हैं एसिड बेस, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनना ध्यान से, कि हमारे पास एक होता है माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है बेटा, जो फंजाई होती है रूट ऑफ हायर प्लांट्स में होती है, ठीक है, ये फंजाई है। तो फंजाई का काम क्या होता है, मिनरल देना और वाटर देना, मिनरल प्लस वाटर, और मिनरल में भी मेनली फॉस्फोरस। एक जीनस होता है ग्लोमस जीनस, जो मेनली माइकोरिजा बनाता है, ठीक है, माइकोरिजा बनाता है। माइकोरिजा दो टाइप के हैं, एक्टो एंडो, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करने, पर माइकोरिजा याद रखो, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। माइकोरिजा में फंजाई का कौन सा जीनस बनाता है, माइकोरिजा ग्लोमस, ठीक है। मैंने क्या किया है बेटा, ये पूरा कराया एक्चुअल में। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है फास्ट है तो 2 बार देखो उस वाले पार्ट को, फिर क्या करना, आपने NCERT रीड कर सकते हो, कर लो, वो भी जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, इसको ध्यान से सुन भी लो, अगर आप सुनोगे तो भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना, एक बार सुन लेना, और एक बार मुझे कमेंट में बताना आपको समझ में आया। और इसकी PDF रिवाइज करनी है 2 बार, PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, ठीक है। यस, मिलते हैं बेटा, बाय।